हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ, और फिर हमने पढ़ा था सोसाइटी, वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, यानी कि वहाँ पे गवर्नमेंट किस तरह की थी, और वहाँ पे जो सोसाइटी थी वो कितने पार्ट्स में डिवाइड थी। मैंने आपको बताया था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट में बटी हुई थी। फर्स्ट और सेकंड स्टेट जो थी वो रूलिंग स्टेट थी, उन्होंने बहुत सारे टैक्सेस जो हैं वो सारी तरह के टैक्सेस किसको देने पड़ते थे, थर्ड स्टेट को देने पड़ते थे। और इसी में हमने आगे पढ़ा था कि किस तरीके से जो वहाँ पे इकोनॉमिक फॉल आया था फ्रांस में, उसको कवर अप करने के लिए जो सारी तरह के टैक्सेस थे वो किससे लिए जाते थे, थर्ड स्टेट से लिए जाते थे। उसी को लेकर फिर आगे हमने थोड़ा आगे बढ़े तो आगे हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में, उसमें मैंने बताया था आपको कि जो वहाँ की थर्ड स्टेट थी, थर्ड स्टेट में भी दो तरह के लोग थे, ठीक है। एक तो थे एजुकेटेड और एक थे अनएजुकेटेड। एजुकेटेड जो थे वो सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे, ठीक है। वो सारी जितनी भी फर्स्ट और सेकंड क्लास को प्रिविलेजेस मिली हुई थी उसको ख़त्म करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी बात लोगों के सामने रखनी शुरू करी और अब उनके आइडियाज़ जो थे वो लोगों के द्वारा अडॉप्ट किए जाने लगे। उनको लोग जो थे पसंद कर रहे थे। पब्लिक प्लेस हो, कहीं भी, किसी भी शॉप में हो, न्यूज़पेपर में आते थे उनके आइडियाज़, तो लोग जो पढ़े लिखे थे वो बताते थे अनपढ़ लोगों को कि हाँ इस तरीके के जो हमें भी सोसाइटी में चेंज लाना चाहिए और हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, तभी ये जो प्रिविलेजेस मिली हुई हैं फर्स्ट और सेकंड क्लास को वो ख़त्म हो पाएंगी, ठीक है। अब मैं आगे उसको कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ा रही हूँ। किंग कॉल्ड मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल ऑन 5 मई 1789 टू इंक्रीज टैक्सेस। टैक्स इंक्रीज करने के लिए जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रोट और हेल स्टॉर्म आ गया था, जिसकी वजह से जो फसल थी वो सारी ख़त्म हो गई थी, खाना पीना जो था वो बिल्कुल ख़त्म ना के बराबर था। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट ने जब ये देखा और वहाँ पे जो ब्रेड के मतलब खाने पीने की चीज़ों के जो दाम थे वो बहुत बढ़ा दिए गए थे, और उसी बढ़ाने को लेकर जो था वो थर्ड स्टेट के जो लोग थे, यानी कि किसान हो गए, पीजेंट्स हो गए, फार्मर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, वो सब बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो गए थे फर्स्ट और सेकंड क्लास के या वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए थे, ठीक है। तो किंग ने एक मीटिंग बुलाई। वहाँ पे फ्रांस में ये रूल था कि राजा मीटिंग बुला सकता है स्टेट जनरल की, और इसी को कंटिन्यू करते हुए कि राजा ने वहाँ पे मीटिंग बुलाई 5 मई 1789 को। किस लिए बुलाई थी वो मीटिंग, ताकि जो इकोनॉमी को संभालने के लिए जो टैक्स इंक्रीज करने हैं वो टैक्स इंक्रीज किस तरीके से करनी है उसको मीटिंग बुलाई थी राजा ने स्टेट जनरल की, ठीक है। स्टेट जनरल कौन होते हैं, स्टेट जनरल फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको बुलाया गया था मीटिंग में, ठीक है, क्योंकि अकेला राजा जो है वो टैक्स इंक्रीज नहीं कर सकता। A state general included representative from all 3 states with 300 from first and second class each and 600 from third state. स्टेट जनरल की जो मीटिंग बुलाई थी उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे फर्स्ट और सेकंड क्लास से तो 300 लोग आए थे, और थर्ड क्लास से 600 रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे पहुँचे थे। द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रोस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर। थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे वो कौन थे, एजुकेटेड लोग थे, ठीक है। बिजनेसमैन हो गए और टीचर्स हो गए, डॉक्टर हो गए, ये थे रिप्रेजेंटेटिव। पीजेंट आर्टिसन एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री। पीजेंट आर्टिसन और जो वुमेन थी उनको अंदर आने से मना कर दिया गया था, या वो अंदर नहीं आए थे, ठीक है। ईच स्टेट हैड 1 वोट but third state representative demanded that each person should have 1 vote but king refused। होता क्या था कि जो ये मीटिंग बुलाई जाती थी स्टेट जनरल की,
जो फर्स्ट और सेकंड क्लास थी ना, हर स्टेट किया चाहे जितने मर्जी रिप्रेजेंटेटिव आए, लेकिन उनका वोट एक ही माना जाता था, ठीक है। और थर्ड एस्टेट ये चाहती थी, पता था थर्ड एस्टेट को कि फर्स्ट और सेकंड क्लास आई है, वो अपना वोट किसको देगी, किंग को ही देगी, तो हमारे ऊपर यानी कि टैक्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, टैक्स इंक्रीज होकर सारा बर्डन किसके ऊपर आएगा, थर्ड एस्टेट पर आएगा। इसलिए थर्ड एस्टेट ने पहली बार उनके सामने, राजा के सामने या फर्स्ट और सेकंड स्टेट के सामने ये डिमांड रखी थी कि हर पर्सन को एक एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन राजा ने इस बात को रिफ्यूज़ कर दिया। रिफ्यूज़ का मतलब मना कर दिया। On 20th June, representative of third estate met in the hall of an indoor tennis court and declared themselves national assembly. फिर जब राजा ने मना कर दिया तो वो लोग थर्ड एस्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो वहाँ से वॉकआउट करके बाहर आ गए, ठीक है। ऑन 20th जून को थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पर सब इकट्ठे हुए, वहीं इंडोर टेनिस कोर्ट, राजा के महल के बाहर इंडोर टेनिस कोर्ट था, वहाँ पर वो सब इकट्ठे हुए एंड डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज नेशनल असेंबली, और अपने आप को नेशनल असेंबली मान लिया, डिक्लेयर कर दिया। दे स्टार्टेड ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन टू लिमिट किंग्स पावर। उन्होंने, थर्ड असेंबली ने जो अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया था, उन लोगों ने फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया ताकि वो राजा की पावर को ख़त्म कर सकें। दे वर लेड बाय मिराबियो एंड एबेसेज। उनको लीड किया जा रहा था, यानी कि थर्ड एस्टेट जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी उनको लीड कौन कर रहा था, मिराबियो और एबेसेज। अब मिराबियो और एबेसेज कौन थे, मिराबियो तो नोबल था, नोबल फैमिली से बिलोंग करता था, और एबेसेज जो था वो प्रीस्ट था, ठीक है। वाइल नेशनल असेंबली वाज बिजी, नेशनल असेंबली जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी थी, द होल फ्रांस वाज इन क्योस, ठीक है। क्योस है इसकी प्रोनाउंसिएशन, क्योस का मतलब होता है कन्फ्यूजन, ठीक है। जब नेशनल असेंबली बिजी थी इन कामों, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, तब जो फ्रांस था, फ्रांस में जो स्थिति थी उस टाइम कन्फ्यूजन की थी। बिकॉज ड्यू टू बैड हार्वेस्ट प्राइजेज ऑफ फूड प्रोडक्ट बिकेम वेरी हाई। बैड हार्वेस्ट, बैड हार्वेस्ट का मतलब वही बता रखा है कि हार्वेस्ट जो थी यानी जो खेती थी उस टाइम पे हेलस्टॉर्म और हेलस्टॉर्म आने की वजह से, ड्रॉट आने की वजह से जो पूरी तरह ख़त्म हो गई थी, जो फूड के प्राइस थे या फूड प्रोडक्ट के जो प्राइसेस थे वो बहुत हाई हो गए थे, और लोग इस बात का, जो फर्स्ट और सेकंड क्लास थी वो इस बात का बहुत फ़ायदा उठा रही थी, ठीक है। द वुमेन हु वर इन लाइन टू बाय ब्रेड्स गॉट एंग्री एंड स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स। जो वुमेन खाना लेने के लिए यानी कि ब्रेड लेने के लिए, परचेज़ करने के लिए शॉप्स के बाहर खड़ी हुई थी, जब उनको शॉप्स के अंदर नहीं जाने दिया और उनके ब्रेड के प्राइसेस जो थे वो बहुत हाई कर दिए गए थे, तो वो नाराज़ औरतें जो थी वो दुकानों के अंदर, उन्होंने दुकान एक स्टॉर्म की तरह घुस गई, ठीक है। द किंग कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। उधर राजा ने ऑर्डर कर दिया, जब राजा ने ये देखा कि जो वहाँ लोग हैं, जो थर्ड एस्टेट के लोग हैं, वो जो हैं अपना एंगर दिखा रहे हैं, शॉप्स को तोड़ रहे हैं, और इस वजह से राजा ने ट्रूप्स को कमांड किया कि भाई आप लोग सिटी के अंदर इस स्थिति को संभालने के लिए सिटी के अंदर एंटर कर जाइए, ठीक है। ऑन 14 जुलाई क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड बेस्टाइल। 14 जुलाई को जब लोगों ने ये देखा कि राजा ने ऑर्डर कर दिया ट्रूप्स को, ट्रूप्स क्या होती है, सैनिकों की टुकड़ी होती है, ठीक है, ट्रूप्स को ऑर्डर कर दिया, बुला लिया शहर के अंदर, सिटी के अंदर, तब लोगों ने 14 जुलाई को जो है बेस्टाइल, जो राजा का महल था, वहाँ पर, राजा का महल कह लो या राजा की जो जेल थी जहाँ पे लोगों को बंदी बनाकर रखा जाता था, उसकी तरफ एक स्टॉर्म की तरह, एक तूफान की तरह गए और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। ए समर स्प्रेड कंट्री साइड, A rumor spread countryside that the lords had hired bands of brigands to destroy the ripe crops.
एक र्यूमर, एक अफवाह फैल गई शहर के अंदर कि जो लैंडलॉर्ड हैं उन्होंने ऐसे लोगों को हायर किया है जो उनकी फसल को खराब कर देंगे। ठीक है, कोर्ट ऑफ फियर, इस डर के कारण पीजेंट विद होज एंड पिच फोक्स अटैक्ड कैसल चेटॉक्स। ठीक है, ये एक कैसल का नाम है, कैसल बोलते हैं इसको, कैटॉक्स को। और जब किसानों को ये लगा, किसानों के अंदर ये डर बैठ गया कि ये लोग हमारी फसल खराब कर देंगे, तो उन्होंने जो भी उनके पास हथियार आए उन्होंने वो हथियार लेकर अटैक कर दिया चेटॉक्स कैसल के ऊपर। कैसल क्या होता है? राजा का महल होता है, जहाँ पे राजा या नोबल मैन से बिलोंग करता है। ठीक है, दे लूटेड ग्रेन एंड बर्न्ड रिकॉर्ड ऑफ मेनोरियल ड्यूज। मेनोरियल ड्यूज क्या होते हैं? लॉर्ड्स, लैंडलॉर्ड्स जो होते हैं उनके पास जो ज़मीन रखी जाती है, ज़मीन के कागज़ रखे जाते हैं, उसको बोलते हैं। ठीक है, उन कागज़ों के बदले, जो ज़मीन के कागज़ों के बदले जो उनको कर्ज दिया जाता था, उसके पेपर्स होते हैं। ठीक है, अब उन लोगों ने जब चेटॉक्स कैसल पर अटैक किया, फिर उन्होंने वहाँ पे जितना भी लूटेड ग्रेन अनाज को लूट मार करी, ग्रेन उठा लिया, वहाँ से अनाज उठा लिया, और जितने भी ड्यूज से रिलेटेड रिकॉर्ड्स थे वो सारे जला दिए। Nobles fled from their homes and many migrated to neighboring countries. जब नोबल मैन को लगा, यानी कि सेकंड क्लास को ये लगा, लैंडलॉर्ड्स को ये लगा कि ये लोग तो अब रुकने से नहीं रुकेंगे, तो वो अपने घरों से भाग गए। जब देखा उन्होंने कि ये जला रहे हैं घरों को और लूट मार कर रहे हैं, तो नोबल मैन जो थे वो घरों से निकलकर भाग गए और दूसरी कंट्रीज़ में जाकर उन्होंने माइग्रेट हो गए। ठीक है, असाइंग द रिवोल्ट, लुइस 16 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। जब राजा ने भी ये देखा, लुइस 16 ने ये देखा कि रिवोल्ट हो गया है, लोग विद्रोह कर रहे हैं और लूट मार मचा दी है, जला रहे हैं हर चीज़ को, तो उन्होंने, राजा ने नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया और उनके द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया। ऑन 4 अगस्त 1789 असेंबली अबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम। असेंबली ने, नेशनल असेंबली ने 4 अगस्त 1789 को फ्यूडल सिस्टम जो वहाँ पे बनाया हुआ था उसको, अबोलिश का मतलब होता है पूरी तरह रिमूव करना। ठीक है, रिमूव कर दिया, ख़त्म कर दिया। एंड फोर्स्ड क्लैरिगी टू गिव अप प्रिविलेजेस। जो क्लैरिगी यानी कि फर्स्ट स्टेट थी उसको भी उनकी प्रिविलेजेस को गिव अप करने के लिए फोर्स किया। गिव अप का मतलब होता है कि आप अपने जो आपको अधिकार दिए गए हैं, जो आपको राइट्स मिले हुए हैं, जो आपको प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, उनको त्यागने के लिए बोल दिया। त्याग, गिव अप का मतलब होता है छोड़ देने के लिए बोल दिया। टीथ वर एबोलिश्ड एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वर कन्फिस्केटेड। ठीक है, टीथ एक तरह का टैक्स बताया था मैंने आपको, उसको ख़त्म कर दिया गया और चर्च के द्वारा भी लिया जाने वाला जो भी टैक्स था उसको भी ख़त्म कर दिया गया। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। 1791 में नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया था। ठीक है, पावर वर असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। पावर्स जो थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर्स डिवाइड करी थी वो 3 तरह से डिवाइड करी थी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर होता है नियम कानून बनाने वाले, एग्जीक्यूटिव होते हैं उसको एग्जीक्यूट करने वाले, ठीक है, लागू करने वाले, और जुडिशरी होती है उन नियम कानूनों को जो है कंट्रोल में रखने के लिए जुडिशरी बनाई गई। कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द डेक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत जो होती है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आगे एक प्रेएम्बल लिखा हुआ है, उसी तरीके से जो फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसमें फर्स्ट पेज पे जो डेक्लेरेशन थी, जो डिक्लेयर किया गया था, उसमें लोगों को या वहाँ के रहने वाले सिटीजन को जो अधिकार दिए गए थे, जो राइट्स दिए गए थे, वहाँ से वो शुरुआत होती है। Rights such as the right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law,
ये इस तरह के राइट्स दिए गए थे जिस तरह हमें मिले हुए हैं। राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार हो गया, बोलने का अधिकार हो गया, अपने ओपिनियन रखने का अधिकार, कानून के सामने इक्वालिटी का अधिकार, ये इस तरह के अधिकार दिए गए थे। राइट बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ, ये जो अधिकार दिए गए थे ये उनको जन्म से ही दिए गए थे। एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, और उन अधिकारों को उनसे कोई भी नहीं छीन सकता है। ठीक है, अब मैं आगे एक आपकी बुक में भी बना हुआ है चार्ट, ठीक है, उस बुक के चार्ट को यहाँ पे थोड़ा सा समझाया मैंने। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो इन्होंने बांटे थे वो कैसे बनाई थी, ये इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया था वो बता रही हूँ। लेजिस्लेचर में नेशनल असेंबली जिसमें कि 745 मेंबर्स थे, और उसको नेशनल असेंबली को वो जो 745 मेंबर्स थे उनको चुना किसने था, 50,000 आदमियों ने चुना था। ठीक है, अब ये आदमी कौन थे, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन थे। एक्टिव सिटीजन वो 4 मिलियन एक्टिव सिटीजन थे जो काम कर रहे थे, और पैसिव सिटीजन कौन थे, 3 मिलियन प्लस वुमेन प्लस यूथ बिलो 25 ईयर्स। ठीक है, अभी बताती हूँ। एक्टिव सिटीजन, मैन अबव 25 ईयर हु पेड टैक्सेस इक्वल टू 3 days ऑफ लेबर्स वेजेस वर एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन कौन थे, वो लोग जो 25 साल से ऊपर के थे और टैक्स पे कर रहे थे लेबर्स वेजेस के बराबर का। ठीक है, वो एक्टिव सिटीजन थे। और जो पैसिव सिटीजन थे, जो बाकी थे, वो सारे कौन थे, पैसिव सिटीजन थे। अब नेशनल असेंबली किसको कंट्रोल करती थी, किंग को और मिनिस्टर को, यानी कि जो चुने गए जो लीडर्स होते थे या मिनिस्टर्स होते थे उनको कंट्रोल कौन करता था, नेशनल असेंबली। ठीक है, और एक्टिव सिटीजन ही जजेस का चुनाव करते थे, जो कि जुडिशरी एक तरह से काम करती है कंट्रोल करने की नियम कानूनों को, कि वो ठीक तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच एबोलिश मोनार्ची एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, यानी कि फ्रांस में से मोनार्ची सिस्टम ख़त्म हुआ और रिपब्लिक सिस्टम शुरू हुआ। द सिचुएशन इन द फ्रांस continued to be tense during the following years. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiation with the king of Persia. इसमें बता रहा है कि चाहे फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, लुइस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन कर दिए थे, लेकिन अब क्या दिमाग में चल रहा था लुइस 16 के, कि वो पर्शिया के राजा के साथ मिलकर सीक्रेट ट्रीटीज़ कर रहा था ताकि वो उसकी हेल्प ले सके, पर्शिया के राजा की हेल्प ले सके फ्रांस में से रिपब्लिक ख़त्म करने के लिए, रिपब्लिक सिस्टम ख़त्म करने के लिए। रूलर्स ऑफ द अदर नेबरिंग कंट्री टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789। और भी देशों के जो राजा थे वो वरीड थे कि फ्रांस में ये जो डेवलपमेंट हो रहा है या जो ये मूवमेंट चल रहे हैं, जो ये मोनार्ची को ख़त्म कर दिया गया है, तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा वरीड थे। वो भी चाहते थे कि कुछ ऐसा किया जाए कि वापस फ्रांस में जो है मोनार्ची सिस्टम आ जाए। बिफोर दिस कुड हैपन, ये सब कुछ होता, द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। ये सब कुछ होता, यानी कि लुइस 16 कुछ कर पाता, उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने वोट किया 1792 में और डिक्लेयर कर दी वार किसके अगेंस्ट, पर्शिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर थ्रोंग्ड फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी। कई लोग जो थे आर्मी को ज्वाइन करने के लिए आगे आ गए, हज़ारों की संख्या में लोगों ने आर्मी को ज्वाइन किया इस वार को लड़ने के लिए। दे सा दिस एज द वार ऑफ पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एट्रोसिटीज़ ऑल ओवर द यूरोप। वो लोग जो ज्वाइन कर रहे थे आर्मी
ठीक है, वो ये सोच रहे थे कि ये अब किसी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है प्रजा की, राजा के खिलाफ और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ जो एट्रोसिटीज़ उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। अमंग द पेट्रोटिक सॉन्ग दे सेंग वाज द मर्सिलीज। मर्सिलीज सॉन्ग, जब वो देशभक्ति के गाने गाते थे तो मर्सिलीज सॉन्ग गाते थे। कंपोज्ड बाय द पोएट रोजेट डी लेस्ले, जिसको कि लिखा है रोजेट डी लेस्ले ने। इट वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर फ्रॉम मर्सिलीज। मर्सिलीज एक जगह है, वहाँ के वॉलंटियर्स ने फर्स्ट टाइम ये जो सॉन्ग था वो गाया था, देशभक्ति का गाना गाया था। एज दे मार्च इनटू पेरिस, जब वो पेरिस के लिए मार्च किए थे। एंड सो गॉट इट्स नेम, इसीलिए इस देशभक्ति गाने का नाम पड़ा मर्सिलीज। द मर्सिलीज इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। अब मर्सिलीज जो है वो फ्रांस का नेशनल एंथम है। द रेवोल्यूशनरीज वार्स बोट लॉसेज एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। जो ये रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ हो रही थी, जो देश में ये क्रांति की लहर दौड़ रही थी, वो बहुत सी तमाम डिफ़िकल्टीज़ लेके आई, बहुत सी कठिनाइयाँ लेके आई, बहुत से लॉसेस लेके आई लोगों के लिए। वाइल द मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, आदमी तो जो थे वो युद्ध लड़ने के लिए बाहर गए हुए थे। वुमेन वर लेफ्ट टू कॉप विद द टास्क ऑफ अर्निंग ए लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज़। जो औरतें थी, घर की औरतें घर पर रहकर अपनी फैमिली को और अपनी जो जीवन जीने के लिए वो वहाँ पे कॉप कर रही थी। कॉप का मतलब होता है कि वो लड़ रही थी, ठीक है। लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर। वहाँ की सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन सेक्शन था, ठीक है, यानी कि थर्ड स्टेट जो थी, वो उनका मानना था कि ये जो रेवोल्यूशन है ये बहुत लंबे समय तक चलेगा। एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था फ्रांस में 1789 में, वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सिर्फ रिचर सेक्शन को, यानी कि अमीर लोगों को जो है अधिकार, पॉलिटिकल राइट्स जो थे वो मिले थे। गरीबों के लिए तो कुछ भी नहीं था अभी। पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पोर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर पीपल। पॉलिटिकल क्लब्स जो थे, यानी कि जो राजनीतिक क्लब्स थे, संगठन थे, वो पॉइंट फॉर पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज़। वो उन लोगों के लिए एक अड्डा बन गए थे, या अड्डा कह लो, या एक ऐसा संगठन बन गए थे जहाँ पे जो पॉलिटिकल जिनको अधिकार मिले हुए थे अमीर लोग आते थे और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर चर्चा करते थे। एंड प्लान देयर ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शन। जो भी वो कोई प्लानिंग करते थे उसको कैसे एक्शन में लाना है, कैसे काम करना है, उस पर उसके बारे में बात करते थे। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वाज दैट ऑफ द जैकोबियंस। इनमें से सबसे सक्सेसफुल क्लब था जैकोबियन, ठीक है, नाम है ये क्लब का। विच गोट इट्स नेम, जिसने कि नाम कहाँ से लिया, फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस। सेंट जैकब थे, सेंट जैकब के नाम से ये जैकोबियन क्लब बना। कॉन्वेंट का मतलब होता है बिल्डिंग बिलोंगिंग टू ए कम्युनिटी डिवोटेड टू ए रिलीजियस लाइफ, यानी कि एक ऐसी बिल्डिंग जो धर्म के नाम पर जो चलाई जा रही है, जहाँ पे सारे धर्म के लोग इकट्ठे होकर कोई बातचीत करते हैं, ठीक है। वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म देयर ओन क्लब्स। औरतें जो कि एक्टिव थी इस टाइम पीरियड में, वो भी उन्होंने भी अपने ओन क्लब बना लिए थे, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ जैकोबियन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रोस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिशंस सच एज शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, watchmakers, printers, as well as servants and daily wages workers. Their leader was Maximilien Robespierre. A large group among the Jacobians decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by
डॉक वर्कर्स, दिस वाज टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशन सेक्शन ऑफ सोसाइटी, फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, स्पेशली नोबल्स हु वर नी ब्रीचेस। ठीक है, ये बता रहे हैं जो ये क्लब बने थे, ठीक है, जैकोबियन क्लब बने थे, उसके जो मेंबर थे वो मेनली जो थे बहुत मतलब लेस प्रोस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि छोटे तबके से या गरीब तबके से बिलोंग करते थे। उसके जो लोग थे वो अमीर ना बनकर कौन थे, गरीब तबके के लोग थे उसमें, जिसमें कि ये शॉपकीपर आ गए, आर्टिसन आ गए, शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स आ गए और वॉच मेकर, प्रिंटर्स आ गए, सर्वेंट आ गए, डेली वेजेस वर्कर आ गए, ये सब थे। और इन सब का लीडर कौन था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। बस यहीं तक आपने अंडरलाइन करना है। ठीक है।